हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी। आज मैं एडवोकेट दृष्टि आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है मेंटेनेंस, भरण पोषण के बारे में। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू तीनों स्टेजेस पर बहुत पूछा जाता है, जिसमें हम टाइम पीरियड में गड़बड़ कर देते हैं और गलत कर देते हैं, तो कई बार हम मार्क्स लूज़ कर देते हैं। इसलिए हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि इसका टाइम पीरियड क्या है और इसके प्रोविजंस क्या हैं और उससे रिलेटेड केसेस जो हमें याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे केसेस एक स्टोरी फॉर्म में। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इसी वीडियो में वो केसेस याद हो जाएंगे, और नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो राइटिंग प्रैक्टिस में भी। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है या फिर एक सजेशन है मेरी तरफ से। अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस या फिर जो भी मैं वीडियोस देती हूँ उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शॉर्ट जो भी होते हैं, अगर आप उसके आंसर्स करोगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। और आज से मैं एक नया कंटेंट शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें अगर आप जो भी मैंने टॉपिक कराया है, अगर आप उसका आंसर मेरे को पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर देते हैं तो मैं उसको चेक करके आपको रिटर्न करूँगी। अब आप कहाँ पर सेंड कर सकते हैं? आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सेंड कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे ना करें तो आप मेरे को फेसबुक पे सेंड करें, मैं आपको रिटर्न करूँगी चेक कर राइट। तो इससे आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, प्री मेंस दोनों की तैयारी, और साथ के साथ केसेस की तैयारी लर्निंग फॉर्म में इसी वीडियो में विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है और याद करने की ज़रूरत है कि मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण कौन से चैप्टर में दिया गया है? सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के किस चैप्टर में मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया रखा है? चैप्टर 9 में मेंटेनेंस का प्रोविज़न दे रखा है, भरण पोषण का प्रोविज़न दे रखा है, प्रावधान दे रखा है। अब हम ये समझते हैं कि मेंटेनेंस जो है वो सीआरपीसी में क्यों लाया गया, और भी तो लॉज थे, सीआरपीसी में ही क्यों? क्योंकि सीआरपीसी एक ऐसा लॉ है जहाँ पर स्पीडी और इफ़ेक्टिव जस्टिस होता है, जहाँ पे अगर हम दूसरे लॉज में जाते तो इतना जल्दी और इतना क्विक डिस्पोजल नहीं हो पाता। इसीलिए सीआरपीसी में मेंटेनेंस के प्रोविजंस रखे हैं, जिससे लोगों को ना कठिनाइयों का सामना फेस करना पड़े और जल्दी से जल्दी इफ़ेक्टिव रिलीफ मिले इकोनॉमिकल लोन के लिए। तो सोशल जस्टिस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मेंटेनेंस सीआरपीसी में रखा गया। ये हमने समझा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि सीआरपीसी में मेंटेनेंस के प्रोविजंस क्यों रखे गए। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है। मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी में 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसको फर्दर सब डिवाइडेड कर रखा है, जैसे वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, पत्नी, बच्चे और माता पिता। अब वाइफ भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है। वो एक तो लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए, डाइवोर्स हो सकती है, या फिर लिविंग सेपरेटली हो सकती है जुडिशल सेपरेशन में, या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में हो सकती है। मतलब 3 कैटेगरीज देने की कोशिश की गई कि या तो वो जुडिशली सेपरेटेड हो सकती है, या डाइवोर्स हो सकती है, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में हो सकती है। अब लिव इन रिलेशनशिप में भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो कुछ कंडीशंस हैं उसी में वैलिड माना जाएगा, जब वो फुलफ़िल करेंगे तब, पूरी तरह वैलिड नहीं है, राइट। फिर अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चे जो हैं वो माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं। अब माइनर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, चाहे वो लेजिटिमेट हो, चाहे वो इलेजिटिमेट हो, चाहे वो अवैध हो, चाहे वो लीगल हो, वैध हो। अब उसके बाद फर्दर डिवाइड कर रखा है बच्चों को, माइनर ही बच्चों को, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, राइट। अब दूसरे बच्चों को फिर डिवाइड करते हैं, मतलब माइनर की अभी तक हमने बात की, अब बात करते हैं मेजर, वयस्क की बात करते हैं। मेजर चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, मेजर और माइनर में एक डिफरेंस है कि मेजर में लीगली वेडेड डॉटर, मतलब मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा, राइट। फिर बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स में इंक्लूड होते हैं फादर और मदर। तो ये सब कैटेगरीज हुई इंटाइटल्ड मेंटेनेंस के लिए। अब बात करते हैं कि इसके ग्राउंड्स क्या बनेंगे। 125 सेक्शन डील करता है इसी के बारे में। 125 सब क्लॉज 1 में दे रखा है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास सफिशेंट मीन्स नहीं है, जिसके पास पर्याप्त मीन्स नहीं है, तो वो या तो वो एक कैटेगरी बनी, या फिर कोई निगलेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है, डिनाई करता है, मतलब मना करता है मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ ग्राउंड्स बने जब मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होंगे।
और कौन करेगा इसमें? पावर किसके पास है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो मेंटेनेंस दे सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं आगे सेकंड क्लॉज के बारे में। सेकंड क्लॉज में बेसिकली दे रखा है इंटरिम मेंटेनेंस। अब इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? इंटरिम मेंटेनेंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। इंटरिम मतलब टेम्परेरी मेंटेनेंस फॉर द टाइम बीइंग, जिससे रीजनेबल खर्चे, बेसिक खर्चे पूरे हो सकें और जो भी प्रोसीडिंग में खर्चा हो रहा है तो वो पार्टी आराम से कर सके। तो एक एप्लीकेशन देने के बाद वो भी इंटरिम मेंटेनेंस भी क्लेम किया जा सकता है। अब उसका टाइम पीरियड मेंशन्ड है, उसी कंडीशन में आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है 60 डेज़। जी हाँ, 60 डेज़ फ्रॉम द डेज ऑफ नोटिस। या तो कंडीशन है कि 60 डेज़ 60 दिन के अंदर अंदर नोटिस के, या फिर अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ही आप इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, राइट। देन बात करते हैं थर्ड क्लॉज की। अगर आप ये फेल करते हैं, ये कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, आपको कारावास होगा 60 दिनों का। 60 डेज़ का ही आपको इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। और उसके बाद है, अगर आप सोचते हैं कि ये अमाउंट जो है वो गलत किया गया है, तो आप उसका रिकवरी भी कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप रिकवरी की एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए, राइट। देन इसके ऊपर एक केस है हमारे पास, सुब्रतो रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, सुब्रतो रॉय, जैसा आप सबको पता है, सहारा परिवार से रिलेटेड है केस, जिन्होंने इस केस में बेसिकली फैक्ट्स ये थे कि इस केस में बेसिकली यही दिया गया था कि अगर आपको एक बार सज़ा हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा सज़ा नहीं होगी। अगर आपको एक बार इम्प्रिजनमेंट हो गई है और आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो आपके ऊपर दोबारा से इम्प्रिजनमेंट लग जाएगी। तो इम्प्रिजनमेंट करना खाली एक सुझाव नहीं है, ये नहीं कि खाली हमने सज़ा भुगत ली और उसके बाद हम मेंटेनेंस देना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोबारा से इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी, राइट। उसके बाद हम समझते हैं 125 सब क्लॉज 4। अब कौन कौन हमने एलिजिबल है वो पढ़ा, अब कौन कौन डिसएंटाइटल होंगे इस मेंटेनेंस से, भरण पोषण से कौन कौन जिनको क्लेम नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से वो कैटेगरीज हैं? या तो वाइफ जो एडल्ट्री में रह रही है, दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है, या बिना किसी रीज़न के वो छोड़ के चली जाती है, या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से आपस में सहमति से वो छोड़ के चली जाती है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हुए जहाँ पर उसे मेंटेनेंस का अधिकार नहीं होगा। उसके अलावा 5th में दे रखा है इसका इफ़ेक्ट, अगर सेक्शन 4 मतलब क्लॉज 4 की कंडीशंस जो है वो पूरी होती हैं, तब मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब एक वैकल्पिक पावर है, उसके बाद वैकल्पिक शक्ति है जिससे वो कैंसिल भी कर सकता है। और ये ऐड हुआ था 2001 के अमेंडमेंट से। जी हाँ, आप नोट कर लीजिए कि 2001 के अमेंडमेंट से डिस्क्रिशनरी पावर हुई थी मैजिस्ट्रेट के पास कि वो कैंसिल भी कर सकता है ये ऑर्डर। देन इसी पर 2 केसेस हैं हमारे पास, जो कि है रोहताश वर्सेस रामेंद्री। रोहताश वर्सेस रामेंद्री 2000 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें बताया गया था कि सेक्शन 4 मतलब सब क्लॉज 4, 125 का सब क्लॉज 4 और 125 का सब क्लॉज 5 जो है वो खाली लीगली वेडेड वाइफ पर ही लगते हैं, जिसकी शादी एग्जिस्टेंस में है, जिसकी मैरिज एग्जिस्टेंस में है। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मैरिड वाइफ ही होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास दूसरा केस है राजथी वर्सेस सी गणेशन 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया था कि अगर एक कपल जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और हस्बैंड जो है वो दूसरी लेडी के साथ रहने लगता है, तो वाइफ के पास एक ग्राउंड है डाइवोर्स इंटाइटल करने के लिए, मतलब डाइवोर्स का ग्राउंड उनके पास बन जाता है। तो डाइवोर्स वाइफ भी इसमें मेंटेनेंस ले सकती है। बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं यही कहा गया कि डाइवोर्स वाइफ भी इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए। उसके बाद शाहबानो का केस, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत फेमस केस है। इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि डावर और मेंटेनेंस 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, और सीआरपीसी जो है इसमें 125 जो है वो सेकुलर प्रोविज़न है, सारे रिलीजन्स पे लगाया जाता है और इसे कोई भी क्लेम कर सकता है। और बाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन थोड़ा अलग किया और बाद में बोला गया कि अगर एक बार डावर का क्लेम क्लियर हो गया है तो मेंटेनेंस का अधिकार बंद हो जाएगा।
तो बस यही कहा गया इस लैंडमार्क जजमेंट में, मैंने एक शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। फिर बात करते हैं 126। अब 126 में 125 का प्रोसीजर दे रखा है। 125 में हमने समझा कि कौन कौन किसे किसे मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है, कौन एम्पावर्ड है, कौन इंटाइटल्ड नहीं है और कौन कैंसिल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 125। अब 126 में इसका प्रोसीजर दे रखा है, प्रक्रिया दे रखी है। सबसे पहले इसे ज्यूरिसडिक्शन के पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बताया गया कि इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, उसकी वो क्या होगी ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन में मतलब लोकेशन में डिवाइड किया गया। तो इसमें फिर सब डिवाइड किया गया 3 पॉइंट्स में कि जहाँ पर वो पर्सन रहता था या फिर वो या उसके वाइफ के साथ वो लास्ट रहते थे, या फिर जहाँ पर वो रहते थे, मतलब अभी रहते हैं, पहले रहते थे और अब रह रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। फिर सेकंड क्लॉज जो है उसमें बोला कि एविडेंस, इसमें एविडेंस जो है वो मैजिस्ट्रेट लेगा, और अगर प्रेजेंस नहीं ज़रूरी है, आपकी उपस्थिति नहीं ज़रूरी है, तो आपको प्लीडर्स से भी अलाउ कर दिया जाएगा, आपके प्लीडर्स को भी अलाउ कर दिया जाएगा। देन बात करते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो एज अ समन ट्रीट होगा। और फिर थर्ड क्लॉज में अटेंडेंस के बारे में बात की गई है कि अगर कोई विलफुली अवॉइड कर रहा है, अगर कोई जानबूझ के अवॉइड कर रहा है कोर्ट के सामने आने से, तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक साइड से हियरिंग, मतलब दूसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, एक पार्टी आएगी और तभी प्रोसीडिंग जो है वो कंक्लूड कर दी जाएंगी। देन टाइम पीरियड दे रखा है रिकॉलिंग का 3 मंथ्स, 3 महीने में सेट असाइड हो सकता है ये ऑर्डर। देन फोर्थ क्लॉज में अमाउंट दे रखा है। सबसे पहले 500, सब बहुत पहले 500 का अमाउंट था मेंटेनेंस देने के लिए। देन उसके बाद उसको बढ़ाकर कर दिया गया 5000, 5000 इसको बढ़ाकर कर दिया गया। देन 2001 में ये लिमिट एंड कर दी गई, हटा दी गई, और अब डिस्क्रिशनरी पावर है विद द मैजिस्ट्रेट कि वो कितना भी मेंटेनेंस दे सकता है, केस टू केस डिफ़र करेगा कितना मेंटेनेंस देना है, राइट। तो हमने 126 समझा। अब 127 समझते हैं। 127 में बेसिकली ऑल्टरेशन के बारे में बात की गई है। ऑल्टरेशन, बीच में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं है तो आपको बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप मेरे वर्ड्स को सुनिए और नोट डाउन करते रहिए, और जो भी डाउट्स हों वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए। बोर्ड की ज़रूरत बस मैं अपने रेफरेंस के लिए रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है और अभी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही मार्कर की इंक आती है तो मैं बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल कराऊंगी। तो जब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए। तो हम 127 पे बात कर रहे थे। 127 में ऑल्टरेशन की पावर है। ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना या फिर बढ़ाना या घटाना। तो उसमें मैजिस्ट्रेट जो है वो कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है, और ये फैक्ट टू फैक्ट डिफ़र करेगा। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जैसा भी केस होगा उसी हिसाब से ये कर दिया जाएगा। फिर 128 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ। इन्फोर्समेंट मतलब एग्जीक्यूशन, मतलब इसे कैसे रियलिटी में एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो उसी के बारे में बात की। इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर, ये किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं जहाँ पर वो लास्ट रिसाइड किया था वहाँ पर, या फिर जहाँ पे ऑर्डर हुआ है वहाँ पर। और एक कॉपी हमेशा देनी पड़ेगी उस पार्टी को जिसके फेवर में मेंटेनेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमने पढ़ा सेक्शंस के वाइज। अब इससे रिलेटेड केसेस करते हैं और इसके बाद स्टोरी फॉर्म में हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक तो केसेस बता दिए थे। उसके बाद केस है यहाँ पर हमारे पास सुब्रत रॉय तो वाला बता दिया था। फिर नानक चंद वर्सेस जय किशोरी, नानक चंद वर्सेस चांद किशोरी, जय किशोरी, कुछ भी बोल सकते हैं। नानक चंद वर्सेस जय किशोरी, इस वाले केस में कहा गया था कि 125 से 128 तक जो प्रोविजंस हैं वो सारे रिलीजन पे अप्लाई होते हैं। कोई भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति इसे अप्लाई कर सकता है, इसमें आ सकता है और क्लेम कर सकता है। फिर द्वारिका प्रसाद वर्सेस बीपी दीक्षित, इसमें कहा गया था कि अगर कोई मैरिज का ग्राउंड नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि मैरिज हुई है या नहीं हुई है, तो आपके पास मतलब जो जिसको प्रूफ करना है दूसरी पार्टी भी प्रूफ कर सकती है। अगर पर्सन जो है वो अपने चाइल्ड के साथ रह रहा है और फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दूसरी पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा और उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड है। तो ये थे कुछ केसेस। अब हम याद करते हैं इसे स्टोरी फॉर्म में
सबसे पहले हाँ एक केस रह गया, विजय मनोहर एल्बर्ट वर्सेस केवी सिवई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बेसिकली कहा गया था सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी क्या कहता है वो आप मुझे बताइएगा। ही इंक्लूड्स शी, मतलब ही में शी भी इंक्लूड होता है आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो उसमें बस यही कहा गया कि अगर डॉटर जो है वो इंटाइटल्ड है, अगर डॉटर के पास सफिशेंट मीन्स है तो वो भी अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि खाली सन्स ही अपने फादर्स मदर को मेंटेन करेंगे, इसके अलावा डॉटर्स भी मेंटेन कर सकती हैं। तो हमारे पास जो टैगलाइन बनी, जो ट्रिक बनी, वो यहीं से स्टार्ट होती है। पहले हमने पढ़ा विजय मनोहर एल्बर्ट वर्सेस केवी सिवई, तो हमारे पास ट्रिक बनी विजय का आशीर्वाद लेकर, ट्रिक है ये, विजय का आशीर्वाद लेकर हम गए दो लोगों के बीच। जो दो लोग हैं रोहताश वर्सेस रामेंद्री, मतलब रोहताश और रामेंद्री विजय का आशीर्वाद लेकर गए राजा श्री के पास, और राजा श्री के पास उन्हें वहाँ पर मिले गणेश जी। गणेश जी ने कहा कि जाओ वत्स जाओ, जाकर एक इंसान को लेकर आओ मेरे सामने जिसका नाम था सुब्रतो रॉय, जो इंडिया में रहता है। सुब्रतो रॉय को लेकर आए और उनसे कहा कि सुब्रतो रॉय आप शाह बनोगे, आप क्या बनोगे, शाह बनोगे, और आप शाह बनोगे और आप चांद तक पहुंचोगे। लेकिन बस मेरे पास एक कंडीशन है, एक परंतु है कि वहाँ पर आपको एक किशोरी मिलेगी, उसको द्वारका पहुँचा देना, और द्वारका में आपको प्रसाद मिलेगा जो कि पंडित देंगे, बीपी दीक्षित। तो ये मेरी कुछ स्टोरी थी जिससे आपको केसेस लर्न करने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा विजय मनोहर, उसके बाद हमने पढ़ा रोहताश वर्सेस रामेंद्री, फिर ये पढ़ा राजश्री वर्सेस सी गणेशन, फिर शाह बानो वाला केस, फिर सुब्रतो रॉय वाला केस, फिर नानक चंद वाला केस, फिर द्वारिका प्रसाद वर्सेस बीपी दीक्षित। तो होप करते हैं कि इस वीडियो में आपको केसेस भी याद होंगे और आप मुझे आंसर्स लिख के भेजेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और पुरानी सारी वीडियोस आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, और अगर कोई कमेंट है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए उसे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। उस वायरस को निकाल फेंकिए और आगे बढ़िए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी मोटिव के साथ मैं दृष्टि आपको कहती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। हाँ एक चीज़ और, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सोच रही थी कि मेरे पास कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं, मतलब शॉर्ट टॉपिक पे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एंटी स्मोकिंग लॉज 3-4 मिनट की वीडियो है, इस पर मैं सोचूँ, मतलब जो भी शॉर्ट वीडियोस होंगी, जो भी शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, उस पर शॉर्ट एसे में लिखने के लिए आपके लिए काम आएगी। तो आप मुझे सजेशन में ये लिख के बताइएगा कि आप चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियोस बने या ना बने। जैसा कि मैंने इससे पहले रिजर्वेशन का बताया था, वैसे ही शॉर्ट वीडियो एंटी स्मोकिंग लॉज पर मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर कोई भी शॉर्ट टॉपिक जो आपको 10 मार्कर में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो बस यही था मेरा इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आंसर्स के लिए मैं वेट करूँगी आपका, जो आप मुझे लिख कर दिखाएंगे। फेसबुक आईडी है मेरी एडवोकेट दृष्टि, लॉ मेड ईजी का पेज बना हुआ है फेसबुक पर, उसी पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे आंसर शेयर कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब में पॉसिबल हो तो यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे भी हम जल्दी आएंगे, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बस यही था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।